बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पे बात करें चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस और चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हो गई, ज़मानत पर रिहाई का हुक्म। लेकिन रिहाई कैसे होगी जब इस मुल्क के अंदर रिहाई उन्हीं की मर्ज़ी से होती है और रिहाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक अदालतें ना चाहें, जब तक तमाम केसेस से इंसान बरी ना हो जाए, जब तक कि वो तमाम केस जो आपके ख़िलाफ़ बने हों उनसे अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप एक केस के अंदर बरी होकर घर नहीं जा सकते। और यही हमने देखा कि बहुत से केसेस के अंदर अभी रिसेंट तमाम एग्जांपल्स के अंदर ये सब चीज़ें सामने आई। और चूँकि ये पहले ही एनालिसिस था बहुत से तज्ज़ियाकारों का भी, और ये सब चीज़ें सामने थीं कि वो कह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर अगर उनकी एक केस के अंदर सज़ा मुअत्तल हो भी जाए तो फिर भी बहुत से ऐसे केसेस पड़े हैं जिनमें उनके अरेस्ट वारंट आ चुके थे, उन्हें वहीं पे अंदर ही रखा जाएगा और वहीं पे चेयरमैन पीटीआई तशरीफ़ फरमा रहेंगे अटक जेल के अंदर, किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो सज़ा मुअत्तल हुई है बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया इस सारे मामले को। और अगर देखा जाए तो चूँकि जो चीफ़ जस्टिस हैं मोअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनको बड़ा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी किया गया और पीटीआई के वकला की जानिब से बार बार कहा गया कि वो बाइस्ड हो रहे हैं, शायद कुछ इस तरह के कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्हें चेंज किया जाए, हम नहीं चाहते कि फ़ैसला जो है वो करें और तमाम बातें। लेकिन इसके बावजूद आज जब आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला दिया और उनका डिसीजन आया तो उस डिसीजन के अंदर शायद ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए या ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए बिजली बिल्स की तो ज़ाहिर है इस टाइम सबसे बड़ी तकलीफ़ अवाम को बिजली के बिल्स की हो रही है। लेकिन यही अवाम है, यही वो लोग हैं जब इससे पहले इससे कबल बिजली के बिल आते थे और यहाँ पर एक हुकूमत थी, एक 13 जमातों का गुलदस्ता मौजूद था जो यहाँ पे अवाम को बेवकूफ़ बनाता था, अवाम को रिलीफ के नाम पे बड़ी कहानियाँ सुनाता था। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म रहे इस मुल्क के, वो कहा करते थे वज़ीर आज़म बनने से पहले कि यहाँ पे 70 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए है, बाकायदा कैलकुलेशंस करके बताते थे। उनके पहले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब फरमाया करते थे कि यहाँ पे यूनिट 12 रुपये का होना चाहिए बिजली का यूनिट, और उसकी कैलकुलेशंस करके अवाम को बताया करते थे कि ये 12 रुपये का यूनिट किस तरह से होगा, हम आएंगे कैसे रिलीफ देंगे अवाम को। और फिर इस अवाम ने देखा कि जब वो एक 4.25 साल हुकूमत थी तब लोड शेडिंग नहीं थी, बिजली के बिल्स 17-18 रुपये 20 रुपये तक यूनिट की फ्लक्चुएशन थी, लेकिन ना लोड शेडिंग थी ना कोई मसाइल थे और महंगाई भी 4 गुना कम थी। फिर जब ये गुलदस्ता इन लोगों पर आकर यहाँ पे बरसर इक़्तिदार आया, इस गुलदस्ते ने आकर महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया अवाम पर। ये वही लोग हैं जो महंगाई मुकाओ मार्च किया करते थे, ये वही लोग हैं जो दावे किया करते थे कि हम तजर्बाकार लोग हैं, हम आएंगे तो इस मुल्क में आके अवाम को रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ दिया इन्होंने इस 16 माह के अंदर। और अब शहबाज शरीफ साहब लंदन में जा चुके हैं अपने भाई के पास, वो भाई जो यहाँ से 50 रुपये के स्टाम्प पे जिसको खुद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गारंटी पे भेजा था और कहा था ये वापस तशरीफ़ ले आएंगे चंद माह के अंदर इलाज के बाद, लेकिन आज तक वापस नहीं आ सके। और फिर शहबाज शरीफ साहब से भी रिसेंटली जब सवाल किया गया लंदन में कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा मैं लंदन में हूँ, यहाँ पर मौजूद होते हुए पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर सकता। कमाल बात की शहबाज शरीफ साहब ने। ज़ाहिर है उनकी फ़ैमिली वहाँ, ख़ानदान वहाँ, उनका मुल्क तो ऐसे महसूस होता है जिस तरह लंदन ही मुल्क है उनका, दोनों भाइयों का, और पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के लिए आते हैं और जब दोबारा सियासत का मौका मिलेगा फिर पाकिस्तान का रुख कर लेंगे। क्या हो रहा है इस मुल्क में जो हमें अवाम रोड पर नज़र आ रही है, क्या ये कुछ रिलीफ ले पाएंगे? चूँकि निगरान हुकूमत की बात की जाए तो बिजली बिल्स में रिलीफ का जो मामला था उस पर निगरान हुकूमत ने कहा है कि अब हम IMF से रजू करेंगे। 2 दिन बाकायदा अवाम को शायद लॉलीपॉप दिया गया या ये कहा गया निगरान हुकूमत की जानिब से कि हम बैठे हैं और हंगामी इजलास बुलाया गया, हम रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ देंगे बिजली बिल के अंदर। और फिर इन दी एंड देयर वाज अ स्ट्रेट रिफ्यूज़ल, कह दिया गया कुछ नहीं किया जा सकता, IMF से रजू करेंगे और देखेंगे कुछ हो सकता है या नहीं। यानी कि अवाम के लिए किसी किस्म के रिलीफ का कोई इंदिया नहीं दिया गया। इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आफ्ताब अफगान साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमाएँ ख्वाजा अयूब नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का ख्वाजा साहब। और एडवोकेट हमें ज्वाइन कर रहे हैं अदनान फ़ारूक साहब स्टूडियो के अंदर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करूँगा आफ्ताब अफगान साहब से। आफ्ताब साहब, निगरान हुकूमत से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती, ये कहा जाता है चूँकि निगरान हुकूमत जब भी आती है वो आती है सिर्फ इंतखाबात करने के लिए। देयर ओनली पर्पज़ इज़ टू कंडक्ट इलेक्शंस इन दिस कंट्री। और यहाँ पे जो निगरान हुकूमत है ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ये शुरू से ही कहा जा रहा था एक प्रोलॉन्ग्ड सेटअप होगा,
इलेक्शंस कराने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और शायद इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि हल्का बंदियों का मामला 14 दिसंबर तक जाएगा और तब हम डिसाइड करेंगे कि हल्का बंदियाँ कहाँ पे हम फाइनलाइज कर सकते हैं और उसके बाद कहीं इंतखाबात की बारी आएगी। इस केयरटेकर सेटअप से उम्मीदें भी नहीं लगाई जा सकती और एक प्रोलॉन्ग सेटअप नज़र आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप हालात को? यहाँ पे लोग बिजली के बिलों से मर रहे हैं और जितनी तनख्वाहें हैं उतने उनके बिजली के बिल आ रहे हैं, बाकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी दूसरी तरफ। सबसे ज़्यादा जब इंसान को भूख लगती है, गरीब आदमी को और अमीर आदमी को, किसी भी इंसान को जब भूख लगती है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। बिजली बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, खाना एक ऐसी ज़रूरत है जो इंसान को हर 6-8 घंटे के बाद कुछ ना कुछ इनटेक की ज़रूरत पड़ती है। कैसे गुजारा कर रही है आवाम अफवान? आफ्ताब साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। जी बहुत शुक्रिया सर। सर गुजारिश ये है कि ये जो केयर टेकर हुकूमत है, ये केयर टेकर नहीं, ये चेयर टेकर हुकूमत है। चेयर टेकर? जी सर जी, लेकिन चेयर इन्होंने टेक तो नहीं की, इनको तो डिलीवर आई गेस प्रिपेयर करके दी नहीं गई है। सर ये इसमें गुजारिश ये है कि ये हुकूमत जो आई है, आप ये बात बिल्कुल लिख लें कि अगले साल मार्च तक इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं होंगे। सर मार्च में होंगे? सर ये भी गारंटी नहीं है? नहीं, ये भी गारंटी नहीं है, बिल्कुल ये गारंटी नहीं है। ठीक। दूसरी बात, जो महंगाई की बात आप कर रहे हैं ना, महंगाई की बात, जो ये 13 जमातों का गुलदस्ता था उस वक्त से ये सारा किया दरा उन्हीं का है। सर और तब वो कह रहे थे सड़कों पे आए, आज भी यही मतलब, असल बात तो यही है। देखिए हम आज हमें अगर हम मीडिया पे देखें हर तरफ नजर आ रहा है, चैनल्स पे लोग सड़कों पे निकल आए हैं, बिजली के बिल जला रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, तब भी तो यही हालात थे। बिल्कुल एक अचानक से बिल, जो बिजली के बिल बढ़े हैं वो चंद रुपए बढ़े हैं, इससे पहले भी तो जब वो हुकूमत गई है 55 रुपए यूनिट तो कर गए थे वो। बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि महंगाई की जो ये लहर है ये उस वक्त भी थी। सिर्फ आवाम उस वक्त निकली इसलिए नहीं है कि आवाम को उस वक्त इनकी जमातों की जो 13 जमातों का गुलदस्ता था, इन सब के अपने अपने मफादात थे और अब आवाम का निकलना बिल्कुल बेसुध है। चूंकि इस हुकूमत के जो ये निगरान हुकूमत आई है, इसका ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये आप ये देखें कि ये सिर्फ हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जी हम IMF से बात करेंगे, ये करेंगे। जब तक IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF वगैरह हमारी जान इनसे नहीं छूटेगी तो आप देख लें महंगाई बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में। लोग अभी तक तो लोग जो हैं, ये अभी 2-4 न्यूज़ आप देख रहे हैं कि खुदकुशी होगी। अगले दिन मियाँ चन्नू में एक खातून ने अपने बच्चों को भूखा देख के, 4 बच्चे थे, उनका खाने का, जो आप कह रहे हैं कि इंसान को भूख लगती है, वो जाहिर बात है रोटी नहीं होगी। और फिर जब आप अपने बच्चों को देखेंगे भूखा, तो फिर उसके लिए या तो आप कोई किसी से छीनेंगे, या फिर अगर आप में छीनने की इस्तेदाद नहीं है तो फिर आप कोई ना कोई ऐसा एक्ट करेंगे या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो ये वाक़यात अब आगे देखेंगे। अगर खुदा न खास्ता हालात यही रहे जो कि अब लग रहे हैं, ये इस तरह से खुदकशियाँ भी बढ़ेंगी और क्राइम रेट भी बढ़ेगा और लोग जो है ये गुर्बत, तो इसकी तो आप बात ही ना करें, जिस हद तक बढ़ गई है ना। ये 2-2.5% जो तबका है, सिर्फ ये अब उन्हीं का मुल्क रह गया, बाकी लोग तो सिर्फ ये एहतजाज। अब एहतजाज का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल इनको कुछ नहीं होने वाला। ये हुकूमत जो आई है, ये सिर्फ एक, आप इसको ये कह लें कि इनके पास सिर्फ एक ही बात है कि जी हम तो इलेक्शन करवाने आए हैं, इलेक्शन करवाने के बाद हम चले जाएंगे। बाकी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि महंगाई को देखें, बाकी मामलात को देखें कि भी मुल्क में हो क्या रहा है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की महंगाई हो रही है, लोग बेरोज़गार हैं, हुकूमत ही तो एक ऐसी चीज़ होती है जो एक लोगों की आस उम्मीद होती है, जिस पे लोगों ने देख के आगे चलना होता है कि ये हमारी लोग कहाँ जाएं। मुझे बताएं, अब लोग किसका दरवाज़ा खटखटाएं, क्या है हमारे साथ ये हो क्या रहा है, किधर जाएं। अब आप देखें ये एहतजाज बढ़ता जाएगा और अगर खुदा न खास्ता जो कि हालात अगर इसी तरह से चलते रहे तो खुदा ना करे ये मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा वक्त देखना पड़े। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, हालात बड़े बुरे हैं, अवाम बड़े तकलीफ़ में है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी मर रहा है बेचारा, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि इतने बिजली के बिल आएंगे। डॉलर बेकाबू है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, न जाने कहाँ जाके रुकेगा। क्योंकि केयर टेकर सेटअप से क्या उम्मीद लगाई जाए, इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, और अवाम अब क्यों निकले हैं सड़कों पे? इससे पहले जब वो गुलदस्ता मौजूद था तब अवाम को किसने रोका हुआ था निकलने से? गुजारिश ये है कि केयर टेकर के पास कुछ नहीं है मास व खर्च करने के। आप सर वो शायद आए भी खर्च करने ही है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए, वो कहते हैं जी मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि मुझे बलूचिस्तान को प्रमोट करना है, सिर्फ बलूचिस्तान को प्रमोट करना। उसकी डेवलपमेंट, जो मैंने कल उनका बयान सुना है जी, कि मेरे दौर में बलूचिस्तान आपको तब्दील नजर आएगा। इस वक्त जो रिलीफ ये दे सकते हैं ना इमीडिएटली, उस तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे।
ये बात उन्होंने की है, लाल बत्ती वाली बात ये है, IMF ने आपको बिल्कुल साफ तौर पे जो उनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन है आप उस पर डिस्कस भी नहीं कर सकते, जो आपने साइन किए हुए एग्रीमेंट। जब आप डिस्कस भी नहीं कर सकते तो ये ज्यादती है कि पब्लिक को ये स्टेटमेंट कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जारी करे कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, कैबिनेट बैठ रही है, आ रही है, खा रही है, सो रही है, जाग रही है, लेट रही है, गुफ्तगू शदीद कर रही है, आपको रिलीफ कैसे देना है। ठीक। इनकी बस की बात नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से अवाम तक ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ और हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, खुदारा इस वक्त जो अवाम का हाल हुआ है, आप वो तरक्याती प्रोग्राम छोड़िए जिसमें से 50% कमीशन जानी है। ठीक। आप वही फंड, वही अमाउंट जो आप बलूचिस्तान या ABC पे आप खर्च करना चाहते हैं, वही पैसे सब्सिडी के तौर पे जो आप IPPs को देते हैं, वो आप अवाम के बिलों की मद में 200 अरब, 50 अरब, 100 अरब जितना आपको माहवार देनी पड़ती है उन IPPs को, आप वो उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। ये ही रिलीफ है। 3 महीने के पैसे। अब देखिए यहां कोई प्रोजेक्ट बनता है 200-400 रुपए अरब तो रुपए जो है ना वो सिर्फ रुपए कंसिडर होते हैं। अब वो बात कहां चलेगी, और जी 500 अरब का ये प्रोजेक्ट है। और बाबा ये देखिए पाकिस्तान में महंगाई की वजह से जो बिजली का तूफान है इस वक्त, अगर उसमें आप 100 अरब इंसेंटिव डाल देते हैं गवर्नमेंट के टेकर, तो आप देखिए कितनी देर का आप रिलीफ दे सकते हैं अवाम को। इस वक्त हुकूमत वक्त के पास ये रिलीफ देने का चांस है, और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप बात करेंगे IMF और दूसरे अदारों की। अगर आप यही बात करते जाएंगे तो समझ लीजिए मिट्टी पाओ। सर आज भी बिजली बिल्स रिलीफ का जब मामला है और केयरटेकर PM साहब ने यही फरमाया कि हम IMF से रजू करेंगे, वही कुछ टैक्सेशन में कमी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। क्या सर ये अजीब मंतव्य। चट्टा साहब मैंने एक ऐसी ऑप्शन बताई है कि बाबा आप 500 अरब, 200 अरब, 400 अरब, 1000 अरब फलां जगह खर्च करने जा रहे हैं। वो खर्च करने का मकसद ये होता है कि जहां भी डेवलपमेंट होगी वहां 50% तो कमीशन चली जाएगी। बाबा वो पैसे आप 3 महीने के लिए मुखर कर दीजिए। आपके मयाद पता नहीं 6 महीने है, साल है, 2 साल है, कितनी देर आपने रहना है। तो फिलहाल जो गर्मी की वजह से तूफान आया हुआ है, ये ज्यादा बिल जो आए हैं चूंकि यूजेज ज्यादा होते हैं घरों में, तो जिसके 50 यूनिट है उसके 100 है, जिसके 100 है उसके 200 है, जिसके 200 है उसके 400 है। आप वो इंसेंटिव के तौर पे उन कंपनीज को पे कर दे। गवर्नमेंट ये कहे कि जी ओवरऑल आपके अखराजात बिल की मद में अवाम के, पाकिस्तान की अवाम से कितने बनते हैं। अगर वो पता लगे जी 200 अरब है, वो कहे जी हम 100 अरब आपको देते हैं, 100 अरब का आप आवाम को रिलीफ दे दीजिए। सर ये बड़ा जरूरी है। ख्वाजा साहब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, IMF की जो हेड थी जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाई थी और उनसे इस पे सवाल हुआ और बिजली से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर प्राइस हाइक से उनसे जब गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि हमने कभी पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि गरीबों पर बोझ डाले और उनसे बिजली के टैक्सेस लिए जाएं। हमने ये कहा है कि अशराफिया के ऊपर जो आप फ्री बिजली देते हैं, जो अशराफिया हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ डालें, गरीबों पे कम बोझ डाल के एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करें आपके, जो पे कर सकता है उस पर ज़्यादा बर्डन डालें, जो नहीं पे कर सकता उसको रिलीफ दिया जाए। यहाँ पे तो गरीब आदमी को निचोड़ा जा रहा है और अशराफिया को रिलीफ दिया जा रहा है। सर कल से सोशल मीडिया पे एक बिजली का बिल बड़ा गर्दिश कर रहा है, जो आज मेरे भी सामने आया कि एक शख्स की दुकान बंद है अरसा 3 महीने से। बिल के ऊपर लिखा हुआ है यूनिट यूजेज 0, यूनिट यूजेज 0। 7,100 रुपए का बिल आया है टैक्सेस की मद में। बात यह है आपने IMF को लिख के दिया हुआ है कि हम टैक्सेस कम नहीं करेंगे, जो आपने हमारे साथ डिसाइड किया वही है। सर लेकिन IMF तो ये कहता ही नहीं है। IMF तो ये कहता है कि गरीब पर बोझ ना डालो। बाबा देखिए ये मैं और आप कह रहे हैं, हम तब मानेंगे जब आप वो MOU जो है ना, जो आपने IMF के साथ एग्रीमेंट किया अंडर हैंड, उसको ऑनर करें। उस पे पता चलेगा आपने IMF के साथ या अदारों के साथ शायद वो क्या एग्रीमेंट किया। पब्लिक नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप वो MOU ऑनर करें जो आपने IPPs या ऐसे अदारों के साथ किया हुआ है, जिसमें आपने ओपड़ो साहब ने कल एक बात की है, रात प्रोग्राम में थे एक टीवी पे, मैंने उनकी बात को बड़ा गौर से सुना तो मुझे समझ लगी कि प्रॉब्लम कहां पे है। प्रॉब्लम ये है कि आज से 8 साल पहले जो आपने 9 साल पहले एग्रीमेंट्स किए ना सारे के सारे IPPs के साथ, वो हैं डॉलर्स की मद में जी। जबकि उस डॉलर की मद में आप उस सूरत में कर सकते हैं कि अगर उसमें फॉरेन रेमिटेंस आई हो
और उसके ऑनर जो है वो फॉरेनर हो, जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा डॉलर्स की मद में ट्रांसफर करना है अपने मुल्कों में। ठीक। अब 95% जो ऑनर्स हैं ना इन तमाम कंपनीज के, वो पाकिस्तानी हैं। जब पाकिस्तानी हैं तो अब डॉलर्स में क्यों आप उनको पेमेंट कर रहे हैं? एक। दूसरा, उन्होंने कहा जी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, उसमें लिखा हुआ है कि डॉलर कन्वर्शन रेट लेंगे हम मार्केट अमाउंट के लिहाज से। आज बैंकिंग जो है उसका रेट है 302 रुपए, जो मैंने टिकट सुबह से देखे हैं कि जो इंटरनेट बैंकिंग है वो 302 रुपए बढ़ा है आज सर, और आज मार्केट रेट है 328 रुपए। इसका मतलब है कि आपसे जो पैसे चार्ज करेंगे बिजली की मद में, वो 328 रुपए यूनिट के लिहाज से करेंगे डॉलर्स में कन्वर्शन करते हुए। तो ये सरासर नाइंसाफी है, नाइंसाफी ही है। इस मुल्क के अंदर नाइंसाफी हो रही है। माहिर कानून की जानिब जाएंगे कि नाइंसाफी हो रही है इस मुल्क में हर जगह पे। अदनान साहब, और बात की जाए अगर तोशाखाना केस की, तो चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हुई, जमानत हो गई, रिहाई का हुक्म दे दिया गया, उसके बाद भी रिहाई नहीं हुई है। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि तोशाखाना केस में जो 3 साल की सजा इमरान खान साहब को हुई, बदकिस्मती से बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो अवाम में जाते हैं और अवाम खुद भी अपनी उनके ऊपर एक राय बनाती है, और एक उसकी लीगल पोजीशन हो जाती है, एक उसकी मॉरल पोजीशन हो जाती है। लीगल पोजीशन से अगर हम इस केस को देखें तो बीइंग एडवोकेट, बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर, जितने भी पाकिस्तान में प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो इस बात पे हैरान थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, कि जिन पॉइंट्स को इग्नोर करके एडिशनल सेशन जज साहब ने यह सजा सुनाई थी, वो इट सेल्फ ही काफी था कि उसकी बेस के ऊपर इनकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। कुछ हमारी ऐसी प्रोविजंस, कुछ ऐसे हमारे सेक्शंस हैं सीआरपीसी में, जब आप ट्रायल चलाते हैं, जब आप एविडेंस को चलाते हैं कोर्ट में, तो जिनको आपने हर सूरत में फॉलो करना होता है। बदकिस्मती से एएसजे साहब ने उन सेक्शंस को फॉलो नहीं किया जो कि ऑब्लिगेटरी थे, बहुत लाजमी थे। जैसे एक राइट टू फेयर ट्रायल का आर्टिकल है, आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि किसी सूरत में भी राइट टू फेयर ट्रायल में एक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, और जो भी राइट एक्यूज को दिया जाएगा उसको ट्रायल में कभी भी उससे दूर नहीं किया जाएगा। इसमें इन्होंने सबसे पहले एक सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 था, जिसकी रोशनी में एक मुलजिम को यह हक था कि वो अपनी फेवर में कोई भी एविडेंस ला सके, उसका वो राइट ही छीन लिया गया। वो अलग बात है, फिर उसने उनको चैलेंज किया और वो आगे से आगे पेंडिंग है अभी तक, वो राइट ही छीन लिया गया। उसके बाद जो लीगल रिक्वायरमेंट फर्दर थी कि जो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, उसका अपना सेक्शन ये कहता है सीआरपीसी का 190 कि उसको सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना है, फिर अगर वो समझते हैं कि ये ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट है तो फिर उसको एएसजे के पास जाना है, फिर उस केस को प्रोसीड होना है। इसमें इस लॉ को भी वायलेट कर दिया गया। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि इसका एक अपना सेक्शन है जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 है, उसके तहत भी ये क्लियर है कि 120 डेज में जब कोई भी पार्लियामेंटेरियन, कोई भी जब वो अपने एसेट्स और अपने वो शो करेगा, तो उसके 120 डेज के अंदर अंदर अगर आप समझते हैं कि उसने कोई करप्ट प्रैक्टिस की है या कोई एसेट जो है वो इंटेंशनली छुपाए हैं, तो आपको 120 डेज के अंदर जाना है, केस को फाइल करना है। इधर वो टाइम बार हो चुका था, उसको उस प्रोसीजर को भी अडॉप्ट नहीं किया गया। तो आज जो सजा सस्पेंड हुई है, इसमें सबसे पहली ग्राउंड जो अपनी जजमेंट में भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ली है, वो पहली ग्राउंड ये ली है कि पनिशमेंट इज ओनली 3 years, जो कि शॉर्ट सेंटेंस है, और जहां पर भी लेसर पनिशमेंट होगी, शॉर्ट पनिशमेंट होगी, उधर हमेशा एक लीनियंट व्यू एक और सुपीरियर कोर्ट्स लेती हैं और उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है। और इधर ही जो 426 सीआरपीसी जिसके तहत ये पिटीशन फाइल हुई थी कि इस सजा को सस्पेंड किया जाए, उसका अपना जो सब सेक्शन ए है, उसमें भी एक बात लिखी हुई है कि प्रेफरेबली विद इन 6 months, अगर लेसर पनिशमेंट, अगर 3 years तक की पनिशमेंट हो तो प्रेफरेबली विद इन 6 months अपील को सुन लिया जाए, और अगर अपील नहीं सुनी जाती तो जो उनकी सजा है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और इसमें प्रेफरेबली, जैसे हमने बताया कि अगर सजा 3 साल या इससे कम की होगी तो उसमें वो मोस्टली अदालतें इसी बात को तरजीह देती हैं
कि उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। इसी चीज को, इसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उन्होंने कंटेंशन जो थी, जो कि पेटिशनर की थी, जो अपीलेंट की थी, उनको मद्देनजर रखते हुए ये सजा सस्पेंड की है। और ये एज ऑफ राइट भी समटाइम कंसिडर की जाती है जब लेसर पनिशमेंट हो तो अदनान साहब, सजा मुअत्तल हो गई, रिहाई का हुक्म भी हो गया, रिहा फिर भी नहीं हुए सर। अच्छा, इधर भी एक बात है। बात यह है कि मैं बिल्कुल किसी इस बात पे नहीं जाऊंगा कि इसको इस बात के ऊपर डिले किया गया और कुछ केसेस और में ऑर्डर लिए गए कि हमें उनको फर्दर केसेस में भी वो मतलूब है या इन्वेस्टिगेट करना है या उसमें वो वाला जो केस है और बाकी केसेस भी हैं। मैंने एक बात सिर्फ देखी है कि पाकिस्तान में मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत जो है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब जितने भी केसेस हैं, अल्टीमेटली आज अगर एक केस में सजा सस्पेंड हुई है तो बीइंग एडवोकेट जब हम बाकी केसेस को भी देखते हैं तो उनका स्टेटस अपनी जगह पर आएगा कि उसका भी एक प्रोसीजर है कि अब आप उनको जो बाकी केसेस है उनमें भी बेल पिटीशन लेके आनी पड़ेगी, फिर फर्दर वो कोर्ट में उसी तरह एक प्रोसीजर के तहत आर्गू होगी, फिर उनका फैसला होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब बाकी केसेस मौजूद है, इस केस में सजा सस्पेंड कर दी गई है तो इसकी बेस पे तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक बाकी केसेस में उनकी बेल्स नहीं हो जाती। बेल नहीं हो सकती तब तक जो है वो बाहर नहीं आ सकते। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, तोशाखाना केस की रिहाई का हुक्म भी आ गया, उसके बावजूद भी रिहाई नहीं हुई है। और क्या होगा ख्वाजा अयूब नसीम साहब, सर कमिंग टू यू, चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म दे दिया गया, रिहाई नहीं हुई है दूसरे केस के अंदर, वो जो केस है साइफर वाला। अब साइफर वाले मामले को अगर देखा जाए तो सर यहाँ पे बहुत से सबूत मौजूद हैं, क्योंकि इस पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बाकायदा बैठा था, एक्सेप्ट किया गया हर शख्स की जानिब से, यानी कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे उस टाइम पे, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, तब भी तहकीकात में कहते रहे कि हाँ जी साइफर हमने देखा है, हमारे पास आया है एंड एवरीथिंग। उस सब के बावजूद भी साइफर केस बन गया, उसके अंदर अंदर है। सर क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर ख्वाजा अयूब नसीम साहब? कि मेरे ऑनरेबल यहाँ जो साथी बैठे हुए हैं एडवोकेट हैं, मैं लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ, उन्होंने एक बात की है कबूलियत की। तो गुजारिश ये है कि अभी उनका इम्तहान चल रहा है और जब तक आप इम्तहान से गुजरेंगे ना तो रिज़ल्ट नहीं आता। गुजारिश ये है, अब पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हो गए हैं, मैं उन अदारों से या उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि खुदारा अब आप ग्राउंड रियलिटी को देखिए। मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन बात तो मैंने आवाम की करनी है ना, बात तो मैंने अपने मफादात और आपके मफादात की करनी है, बात तो मैंने पब्लिक के इंटरेस्ट की करनी है, बात तो मैंने करनी है उन लोगों की जो सड़कों पे खुदकशियाँ कर रहे हैं, बात तो मैंने उन लोगों की करनी है जो बिल देने के काबिल नहीं है, बात तो मैंने उन लोगों की करनी है जो बच्चों की फीस अदा करने के काबिल नहीं है, बात तो मैंने उन लोगों की करनी है जो घर से 1 किलो सब्जी लेने निकलते हैं और आधा किलो लेके जाते हैं। लेकिन उनकी बात करने का अब क्या फायदा होगा इस निगरान हुकूमत से? क्या करेगी ये निगरान हुकूमत? गुजारिश ये है, कुछ नहीं है, गुजारिश ये है, उन्होंने काकड़ साहब ने आराम से कह दिया, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान से लोग बाहर जाना चाहते हैं तो जाए ना, नहीं किसने रोका? गुजारिश ये है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हालात जहाँ से कबूलियत के होने हैं, खुदारा उनसे अपील है मेरी, उन अदारों से जो पसे पर्दा है। पसे पर्दा चीज़ें बड़ी भयानक और ऐसी होती हैं, कभी कभी तो फरिश्ते होते हैं और कभी कभी उसका रिजल्ट ठीक नहीं होता। लेकिन इस वक्त आवाम की बेहतरी के लिए जो मैं समझता हूँ, मेरे पास मैं सजेशन या एडवाइस, ये मेरी राय या समझ लीजिए मेरी सोच है, वो ये है कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अब हमें कोई ना कोई ऐसा सलूशन निकालना पड़ेगा जिसमें पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है ना, अनस्टेबिलिटी जो है, वो जब तक नहीं खत्म होगी ना डॉलर नीचे आएगा, ना महंगाई नीचे आएगी। स्टेबिलिटी आने का तो वाहिद हल इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस हों, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और आकर इस मुल्क को चलाना शुरू करे तो किसी तरह से स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। जब से इस मुल्क के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, एक हुकूमत जो थी उसको ख़त्म किया गया और अवाम को झांसा देकर बेवकूफ़ बनाकर एक गुलदस्ता आया अवाम के ऊपर जो बड़े लारे लगा कर आया था कि हम इसको ठीक करेंगे, इकॉनमी को, तमाम हालात को, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब क्या होगा? जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे हम जिस मामले के अंदर फंस चुकी है अवाम, हमें रिलीफ नहीं मिलेगा।
इलेक्शंस के अलावा और इलेक्शंस होते हुए तो किसी को भी नजर नहीं आ रहा। गुजारिश ये है, अक्लमंदी ये है, और दुनिया में हमने जो स्टडी की है वो ये की है, हमेशा वो मुल्क तरक्की कर गए जिन्होंने माजी छोड़ दिया, आगे की तरफ देखा और देखा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हम 1 और 1 2 करते रहेंगे, 1 और 1 11 की तरफ नहीं जाएंगे। बेहतरी इसी चीज में है, कल तक जो हो चुका उसको हमें भूल जाना चाहिए। 13 जमातों ने क्या किया, हमें उसको भूल जाना चाहिए, उसको भी भूल जाए जिस फिर से उनको ले आए देखिए दोबारा। बेहतरी यही है, फिर मौका देते हैं। नहीं, बात यह है मौका देना है अवाम ने, मौका आप और मैंने नहीं देना। सर हम अवाम ही है ना जी, आप भी वोट अब कास्ट करते हैं, गुजारिश मैं ये भी वोट नहीं, कास्ट करता हूं। देखिए गुजारिश ये है जी। हम तजिए करते हैं या एक इलेक्शन से पहले एक सर्वे होता है, जी। जो सर्वे होता है पूरी दुनिया के, जब मैंने स्टडी किया है तो वो अप्रोक्सीमेटली 95% सर्वे जो है वो जेन्युइन होता है। इस वक्त सर्वे जो है वो उस पार्टी के हक में है जिसकी मकबूलियत जरूर है, मंजूरी नहीं है। मकबूलियत जरूर है, कबूलियत नहीं है, कबूलियत ये नहीं बात तो हो रही है। तो और मुराद ये है कि आफ्ताब अब अफगन साहब, हमें, मेरी इल्तिजा है, पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, अवाम के तरफ, और अवाम के लिए सोचना आफ्ताब पड़ेगा, अफगन साहब बच्चों के कह लिए रहे सोचना हैं, पड़ेगा। बच्चों के लिए सोचें, पीछे को भूल जाएं। जरदारी साहब ने क्या किया, नवाज शरीफ साहब 50 के स्टाम्प पे बाहर गए हैं, भूल जाएं। बिलावल साहब वजीर खारजा रहे हैं 16 माह, भूल जाएं। 16 माह के इन्होंने अवाम को बुरी तरह पमाल कर दिया और आज जो हालात कर दिए, भूल जाएं कि 16 माह इन्होंने क्या किया अवाम के साथ, और भूल के फिर इन्हें को लें आप दोबारा से वज़ीर आज़म बना दें शहबाज शरीफ साहब को, नहीं तो बिलावल साहब जो हैं वो भी लिस्ट में हैं, या मरियम साहिबा लिस्ट में हैं, और तो शायद लिस्ट में अभी है कोई नहीं है। शेर अफगन साहब क्या, आफ्ताब अफगन साहब क्या यही करना चाहिए? साहब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो जुल्म ये गुलदस्ता करके गया है, इस तबाही का, जो ये पहले कहते थे जी पहले वाली हुकूमत ने तबाही की, ये कर दिया वो कर दिया। आप देखें जो ये तजर्बाकार लोग थे जो कहते थे हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे और हम इस मुल्क को ऐसे हर चीज़ सस्ती कर देंगे। अब आप खुद देख रहे हैं ना, जो तबाही वो करके गए हैं उसको कैसे भूला जा सकता है? उन्हीं की वजह से हालात अब ऐसे हुए हुए हैं, लोग इस हद तक गए हुए हैं। और जो अब ये आप कितना अफसोसनाक बयान है शहबाज शरीफ साहब का कि जी वो कह रहे हैं जी मैं तो लंदन में हूँ और मुझे पाकिस्तान के हालात का नहीं पता। ये तो इस पे तो मैं कहता हूँ फिर अल्लाह ही हाफिज, अगर हम ऐसे लंदन में रहते हुए मैं पाकिस्तान पे बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने मुल्क में बैठे हैं, वो कहते हैं इस टाइम पे टेंशन ना फिर दो वो यार। देखे ना जी, यही तो बात है कि उनके ये जो कुछ वो करके गए हैं, और खुदा ना करे कि दोबारा वो आए, इससे भी बुरा होएगा। और ये सब एक बात है। अब 3 इजलास हुए हैं, सर वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा? सर इंशाअल्लाह ताला और बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, सर कोई भी आ सकता है। नलीम खान ग्रुप, सर नहीं ये नहीं सर, वो बड़े आजकल दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इस मुल्क में आएंगे, उसी तरह का चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दावे तो हम यहाँ पे आके अवाम को बहुत रिलीफ देंगे, बिजली का यूनिट 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे बिजली, और गरीबों के लिए ये पता नहीं क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। इन्होंने कितने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, और आज आप देख रहे हैं कि 330 रुपए में जो ओपन मार्केट में डॉलर गया है, और पाकिस्तानी करेंसी की जो हालत इन्होंने कर दी है, ये एक ऐसा लम्हा फिक्री है कि हम बाहर, अगर ये कहते हैं ना बाहर चले जाएं प्राइम मिनिस्टर साहब, अब बाहर जाने वाले हालात भी नहीं रह गए। लोग जाएं कैसे बाहर जाएं? बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जो काम एक पहले $1000 में हो जाता, अब $10,000 में भी नहीं हो रहा। और फिर पाकिस्तानी करेंसी की हालत आपके सामने है। ओपन मार्केट 330 का डॉलर अभी तो स्टार्ट है, आगे आगे देखिए। और ये हालात इससे आगे जा रहे हैं। और जो ये हमारे सिटिंग निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब जो फरमा रहे हैं ना कि जी हम IMF से बात करते हैं, ये सिर्फ एक लारे फरमा रहे सर, 2 दिन बैठे हैं, बैठ के इजलास बुलाया, खाया पिया, इजलास हुआ है, और रिजल्ट क्या? जीरो। कोई अच्छा वो क्या कहते हैं जी इनकी इंस्टॉलमेंट कर दें। पैसे तो बेचारे जो गरीब जिसका बिल ज्यादा आया है उसकी इंस्टॉलमेंट कर दें, क्या अगले महीने बिल कम आ जाना? जो इंस्टॉलमेंट, सवाल तो यही है फिर कितनी इंस्टॉलमेंट करते रहेंगे आप? वो देंगे कहां से सर? अगर इंस्टॉलमेंट करेंगे सर, एक बंदे की 40,000 सैलरी है, उसका 20,000 बिल आ गया है, 12-14,000 उसके घर का किराया है, 4 उसके बच्चे हैं, वो कैसे गुजारा करेगा? आप करके दिखा दें हमें। इसमें ये तो आज एप्लीकेशन चलेगी जी, फी यूनिट मजीद बिजली बढ़ चुका है सर, एप्लीकेशन नहीं गई, बढ़ चुका है, ₹2.70 यूनिट मंजूरी दे दी है उन्होंने मंजूरी दे दी है। ₹2.70 मजीद महंगा कर दिए ये इजलास के बाद। इससे तो बेहतर था ना इजलास करते। सर ये 2 दिन बैठे रहे हैं सर जोड़ के, और ₹2.70 फी यूनिट बढ़ा दिया है।
सर ये इजलास एक ये अवाम को दिखाने के लिए सारी अवाम को फिल्म दिखाने के लिए, यानी हर शख्स ही इसमें बेवकूफ बना रहा है अवाम बस को। ये असल बात है। प्रॉब्लम जो है उस पे ना कोई आता है, ना किसी ने आना है, और ना जाने इस मुल्क का क्या बनेगा। अब हम आते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर। अदनान फारूक साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के चंद दिन बाकी हैं और चंद रोज़ के मेहमान हैं, और अगर आज की बात की जाए तो उमर अता बंदयाल साहब ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का दायरा बढ़ाकर अदलिया में मुदाखलत की कोशिश की गई है। यानी कहा गया है कि हुकूमत ने कोशिश की है अदलिया के दायरा कार में मुदाखलत करने की। आप भी क्या यही समझते हैं सर? सबसे पहले तो मेरे जो हमारे सर और मेरे सीनियर्स भी यहाँ पर बैठे हैं, सीनियर दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने आगे एक बात की पार्टियों के मुतालिक, मैं सिर्फ एक सेकंड उसके ऊपर लूंगा। बिलावल साहब ने पार्लियामेंट में जिस दिन पहले दिन तकरीर की तो उन्होंने कहा नया पाकिस्तान नहीं पुराना पाकिस्तान, काश वो उस दिन कहते हमारा पाकिस्तान। उन्होंने जिस वक्त ये नारा उस वक्त लगाया था, बदकिस्मती से हमें वो बहुत ही पुराने पाकिस्तान में ले गए, और जिस वक्त वो ले गए उस वक्त ईमानदारी भी थी, उस वक्त के हालात भी ठीक थे। मैं 47 से लेकर 71 और इनके अपने दादा अबू के वक्त की बात कर रहा हूं जब वो लोग थे, लेकिन ये हमें पता नहीं कौन से पुराने पाकिस्तान में ले गए। वेलकम बैक पुराना पाकिस्तान। उसके बाद जब हम बात करते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान की, तो वो इस वक्त कबूलियत की दौड़ में लगे हुए हैं। मकबूलियत कोई नहीं है, वोटर तो है ही कोई नहीं है उनके पास, कबूल नहीं है वो। तो तीसरे नंबर पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जब वो केपीके में थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, वो कपड़े ये सिर्फ कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। अब इंशाल्लाह नून लीग वाले जब अवाम में निकलेंगे तो लोग उन कपड़ों को उतार लेंगे जो इन्होंने उस वक्त वादा किया था। उस वक्त तो आटे की बात थी, आज तो लोगों को बिजली की बात नहीं। और आप लोगों के अपने सहाफी जिस वक्त इलाके में प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं तो वो बेचारे खड़े होकर खुद रोना शुरू हो जाते हैं लोगों की कसम कुर्सी और हालत को देख के, जो बेचारों की हालत को वो देखते हैं अपने अंदर, उनके जो ऑल के जो सेंटिमेंट्स आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो इस वक्त की हालत है। अब मैं आता हूं प्रैक्टिस एंड जो प्रोसीजर एक्ट। बदकिस्मती से बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर, हमने कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बुरी तरह से किसी भी पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियंस को, सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात थी उसमें इस तरीके से बदकिस्मती से मुदाखलत करते नहीं देखा। हमने मुशर्रफ को भी देखा कि उन्होंने जिस तरह चीफ साहब को उतारा, लेकिन इस हद तक किसी रूल्स में मुदाखलत करते नहीं देखा जो इस वक्त की पीडीएम और इन लोगों ने जिस तरह बदकिस्मती से किया। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो आज अतर मिनुल्लाह साहब ने भी बात की, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बदनमा दाग हम खत्म करते हैं तो उससे बड़ा बदनमा दाग एक और सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाता है जिसको सुप्रीम कोर्ट को धोना पड़ता है। बदकिस्मती से अगर आपको रूल्स में तब्दीली करनी है तो 191 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स में तब्दीली करने को डील करता है, वो सिर्फ प्योर इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही देता है कि वो अपने रूल्स बनाए कि उन्होंने बेंच को कैसे तश्कील देना है, उन्होंने केसेस को कैसे मेंटेन करना है। लेकिन इन्होंने एक ऐसी वारदात डालने की कोशिश की कि इन्होंने सिंपल मेजॉरिटी के जरिए, अगर हम आर्टिकल इसके जो एक 2/3 मेजॉरिटी की बात करते हैं उनको देखें तो उसके थ्रू एक फुल कोरम होना चाहिए और उसमें इनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो थी नहीं, वो सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिंपल मेजॉरिटी के जरिए, जिसके जरिए आप जो पाकिस्तान के दूसरे लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके हैं उनमें ये अमेंडमेंट करने का राइट रखते थे, वो भी 2/3 मेजॉरिटी, उसका भी एक प्रोसीजर है। वो आर्टिकल 75 उसका सब आर्टिकल 3 उसको डील करता है। बदकिस्मती से इस आर्टिकल के जरिए जो ये आम लॉ में तब्दीली कर सकते हैं, इन्होंने वारदात डालने की कोशिश की जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जिनको ऊपर इनका इख्तियार कोई नहीं था, ना वो एक सिंपल लॉ था, ना इनके इख्तियार में के लिए उसमें जाकर कोई मुदाखलत करें। इन्होंने बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो एक पाकिस्तान में माना जाता है कि उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें मुदाखलत करके वारदात डालने की कोशिश की, जिसमें इंशाल्लाह ये नाकाम रहे हैं और नाकाम रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल ब्रश साइड कर देगी, उड़ा के रख देगी इन तमाम लॉस को। बस तो चंद दिन रह चुके हैं और शायद मैंने सुना है कि चंद रोज के बाद फिर उनका कोई भी डिसीजन पावर भी नहीं रहेगी उनके पास, तो क्या करेंगे? आपको लगता है जाते हुए कुछ? एक बात क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस, ऑनरेबल जजेस आते हैं चले जाते हैं, नए जजेस आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे उसमें अमेंडमेंट होनी है, सिंपल लॉस में कैसे अमेंडमेंट होनी है, प्रोसीजर में कैसे होनी है, इसके लिए उसके बाद के जजेस भी
मौजूद है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं ये उनमें मुदाखलत है, ये चीफ जस्टिस के प्लेयर इख्तियारात में मुदाखलत नहीं है। और जो 191 राइट देता है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में वो करने का। इसलिए अगर ऑनरेबल चीफ साहब चले भी जाएंगे तो उनके बाद के भी जो जजेस मौजूद हैं वो किसी सूरत में इतनी बड़ी वारदात ये पुरानी हुकूमत को डालने की जो उन्होंने कोशिश की थी वो उसको उनका हक नहीं देंगे। इंशाल्लाह ये सारी फारिग हो जाएगी। साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे जाहिर है इस टाइम पे उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं और बड़े बरहम नज़र आते हैं। वो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनके जाने के बाद काजी फायज ईसा साहब तशरीफ ला रहे हैं, क्या वो भी इस तरह बरहमी का इजहार कर देंगे और इसके खिलाफ चलेंगे जिस तरह से अदनान साहब ने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है? गुजारिश ये है जी कि आने वाले ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को मुतनाज़ा बनाने की काफ़ी कोशिशें जारी हैं, भरपूर कोशिश की गई सर। और ये पता नहीं है कि कौन है जो इसको मुतनाज़ा बना रहा है। पहले पीडीएम की कुछ जमातें भी उनके साथ नहीं थी, बाद में उनके साथ हो गई। ठीक, अब इल्ज़ामात जो हैं वो साबका हुकूमत पर लग रहे हैं पीटीआई की। तो गुजारिश ये है कि लॉ तो लॉ है ना जी, कानून तो कानून है। अलिफ जब लिखा जाएगा, अलिफ को आपको बे तो नहीं बना सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी हुई है उसकी इंटरप्रिटेशन आप गलत तो नहीं कर सकते। और एक बात दूसरी, सिंगल बेंच ने तो फैसला लिखा नहीं था करना। कि 60 रोज में इंतखाबात, 14 मई के अंदर इंतखाबात और 90 रोज में इंतखाबात नहीं माने जा रही। देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन करना, उसकी ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है एग्जेक्टिव ने। ठीक। अगर एग्जेक्टिव उसमें नाकाम हो जाए, मुझे एक चीज बताइए, तो जैसे आप एक रिकॉर्डिंग कर रही है, प्रोग्राम है, ठीक। आप क्या चैनल ऑनर ना करे तो आप क्या कर लेंगे? बिल्कुल ठीक। ये सेम स्टोरी वही है कि एग्जेक्टिव का काम था, तो एग्जेक्टिव जब ना करे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट आके ये तो नहीं कह सकती फड़ाओ जी डंडे, खोलो जी इलेक्शन वास्ते बूथ खोल। ये नहीं होता। एक सिस्टम है, एक अदारा है, उसने अपने ऑर्डर पास ऑन करने। क्या आप क्या समझते हैं ये बात पूरी दुनिया में नशर नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओन नहीं किया गया? पाकिस्तान की कितनी सुबकी हुई है। और सर मैंने क्या इंडिया में फर्क पड़ा देखा था, उससे? सवाल ये क्या उससे फर्क पड़ा? नशर हो गई दुनिया में, सब ने देख लिया, सब कुछ आपके सामने हो गया। बात यह है फर्क हम पड़ा जिंदगी में अब जितनी हमारी उम्र हो गई है ना, हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और हिस्ट्री को याद करते हैं, और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स आप हिस्ट्री को देखते हुए देखते हैं, कहते हैं। तो इसी तरह ये हिस्ट्री में लिखा गया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डर्स किए और एग्जेक्टिव ने नहीं माने, तो कल को एग्जेक्टिव को जब जुडिशरी से कोई ऐसा ऑर्डर लेने की जरूरत पड़ेगी ना, तो लग पता जाएगा फिर उनको। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मुझे 50% नज़र आ ये रहा है कि हो सकता है अभी 10-15 दिन उनके रिटायरमेंट में है, 8-10 दिन है, हो सकता है उससे पहले, चूंकि उन्होंने उस दिन अपने बयान में कहा था कि मैं रिटायरमेंट से पहले ये प्रोसीजर जो एक्ट है इसको मैं फाइनलाइज करना चाहता हूँ ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूँ। हो सकता है वो इससे पहले इसे फाइनल कर जाए, नहीं तो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे और मेरा ख्याल है कि ना मैंने करप्शन की ना आपने करप्शन की, तो अपीलें हमने नहीं करनी, तो अपीलों फिर वही सोचते रहेंगे जिन्होंने करनी है। मेरा ख्याल है कि जो ऑनरेबल मेरे काउंसिल यहाँ बैठे हुए हैं, बात मैं उनकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है जो भी चीफ जस्टिस होगा मेरिट पे यही है कि वो इसको सेटिसाइड कर देगा, सेटिसाइड कर देगा। और आफ्ताब अफवन साहब, लास्ट मिनट टू यू सर, 750 अरब के करीब मुफ्त बिजली दी जाती है, कुछ 300-400 अरब के करीब मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है अशराफिया को और तमाम सरकारी अफसरों को। ये जो मुफ्त दिया जा रहा है, ये जो मुफ्त की मराहत हैं, इनको बंद किया जाए तो मेरा ख्याल है आवाम से बोझ कम हो जाएगा। यही IMF की हेड भी कह रही थी कि जो आप मुफ्त के अंदर बांट रहे हैं, पहले इस मुफ्त को बंद करें, हर शख्स उसकी कॉस्ट पे करे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गरीब पे कितना बोझ डालना कितना नहीं डालना। व्हाट डू यू से ऑन दैट? साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखें, एक शख्स 10 लाख रुपया माहाना सैलरी है जी, उसको 400-500 लीटर पेट्रोल फ्री में मिल रहा है, बिजली भी फ्री है, बिजली अनलिमिटेड मिल रही है, फोन अनलिमिटेड मिल रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और जो बंदा 50,000, 60,000, 70,000 या 40,000 या 1 लाख रुपए सैलरी लिया है, वो हर चीज उससे आप बिल भी ले रहे हैं, उससे आप पेट्रोल भी वो अपने पॉकेट से खरीद रहे हैं, वो बाकी चीजें भी उसे अपनी सैलरी से खरीदनी पड़ रही हैं। और जो 10 लाख 20 लाख और इसके अलावा जो ऐसे इनको इंसेंटिव दिए जाते हैं जिनका आवाम को पता ही नहीं है, इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता जब तक अशराफिया पे हाथ नहीं डाला जाएगा।
ये मुल्क बिल्कुल नहीं ठीक हो सकता। और एक और बात, ये सब जो ऊपर के लोग हैं ना, ये सब एक ही होते हैं। ये हम गरीब जो तबका है वो बेचारा पिसता रहता है। ये अब कितने दिन एहतजाज करेंगे? और 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी बात। ये फिर नई कहानी, कोई नया ये लॉलीपॉप दे देंगे अवाम को, बेचारे वहाँ उधर लग जाएगी अवाम। मसला ये है कि जहाँ पे कहेंगे वहाँ लग जाएगी, जो कुछ होगा। अदनान साहब, लास्ट मिनट टू यू सर। सब ये मुफ्त मराहत खत्म की जाएं, अवाम बिजली के बिल जला रहे हैं, हम नई बिजली का बिल अदा करेंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? वापडा क्या करेगा? किस तरह से क्या होगा सर? देखिए, आपने पहले एक बात की कि जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके तो इसका क्या हुकूमत पे फर्क पड़ा है? हुकूमतें आती जाती रहती हैं, फर्क पाकिस्तान पे पड़ा है, फर्क पाकिस्तान की अवाम पे पड़ा है। आज जो पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है, आज जो बाहर के लोग यहां पे पैसा भेजते थे और उन्होंने तय कर लिया कि हम पाकिस्तान में पैसा भेजने की बजाय जो हमारी फैमिलियां यहां पे बैठी हैं हम उनको बाहर बुला लेते हैं। आज जो बेतहाशा पासपोर्ट बन रहे हैं, आज जो गुर्बत का ये हाल है, ये अनसर्टेनिटी है। तो फर्क पाकिस्तान को पड़ा है। जिनको फर्क नहीं पड़ा वो लंदन चले गए हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ा उन्होंने, हैरान कुन बात है कि पीडीएम के लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया है कि जी हम ये जो बिल आ रहे हैं इनके खिलाफ एहतजाज के लिए हम बाहर निकलेंगे। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई कत्ल करने वाला ये तय कर ले कि मैं खुद में वही बनूंगा और मैं ही विक्टिम हूं और मेरे साथ ही जुल्म हुआ है। तो भाई आप तो कातिल हैं, आप कैसे खुद से मदई हो सकते हैं? तो इस पाकिस्तान की मईशियत का कत्ल, गरीबों का कत्ल, इस पाकिस्तान के इस वक्त के हालात जो है, इन सब का जो कत्ल है वो पीडीएम के और पुराने लोगों के ऊपर है। और रही जो आपकी दूसरी बात है कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात सिर्फ एक ही चीज से ठीक हो सकते हैं कि आइन को मानने, पाकिस्तान के 90 दिन के इलेक्शन को करवा दें, पाकिस्तान की आवाम को डिसाइड करने दें कि वो अपने जो भी उनके आने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं वो खुद चुने, तो इस पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। सोल्यूशन, अवाम काफ़ी बाशऊर हो चुकी है और अब अवाम को मौका दिया जाए कि अवाम चूज़ करे अपने लिए किसको लाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब अफगन साहब आपका, ख्वाजा अयूब नसीम साहब आपका और अदनान फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।